भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से ब्यूरोक्रेसी पर हरियाणा में कब्जा करना चाहती है कि ये सिर्फ एक मुद्दा नहीं है, ये हमारे नौजवान साथियों, हमारे बच्चों और हमारी अगली पीढ़ी के भविष्य का सवाल है। पर्ची खर्ची की पोल तब खुल जाती है जब केवल उन्हीं राज्यों के, बाहरी राज्यों के युवाओं को हरियाणा में नौकरी दी जा रही है जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है वहां से एक भी युवा क्यों नहीं आया। आज का जो मुख्य एजेंडा है वो लगातार हो रहे पेपर लीक, पेपर घोटाले और उनका भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कनेक्शन। अगर मैं बात करूं 2015 से 2026 के बीच में, जिसको भारतीय जनता पार्टी अमृतकाल की संज्ञा देती है, उस अमृतकाल में 148 परीक्षा घोटाले टोटल हुए हैं। 148 में से सजा जो है वो सिर्फ एक मामले में जो है 148 में से सिर्फ एक मामले में जो है आज तक सजा हुई है और 148 में से 87 परीक्षाएं रद्द हुई हैं, जिनमें कुल 9 करोड़ से ज़्यादा बच्चों का भविष्य जो है वो दांव पर लगा। 148 में से सीबीआई के पास 17 मामले गए और ईडी के पास जो 11 मामले गए। सीबीआई और ईडी के किसी भी मामले में अब तक एक भी आरोपी को कोई सज़ा नहीं हुई है। और केवल मेडिकल एग्ज़ाम्स की बात करें तो नीट हो और एआईपीएमटी हो इत्यादि जो मेडिकल से संबंधित जो परीक्षाएं हैं, 15 परीक्षाओं में ऐसी धांधली, ऐसे घोटाले, ऐसे पेपर लीक जो है हुए हैं और ये सभी ऑन रिकॉर्ड हैं। इसके अतिरिक्त स्थानीय स्तर पर जो प्रादेशिक स्तर पर और भी अन्य घोटाले हुए हैं। ये तो मैं उन घोटालों की बात कर रहा हूँ जो सरकार ने माने हैं, जो ऑन रिकॉर्ड आए हैं, जहाँ परीक्षाएं भी रद्द हुई हैं, जहाँ जांच भी हुई है, जहाँ कमेटी बनाई गई है, परंतु परिणाम जो है वो शून्य है। 148 में से सिर्फ एक मामले में एक आरोपी को सजा हुई है, बाकी सभी ऐसे ही खुले जो है गिरोह चला रहे हैं। हम बात करें नीट के एग्ज़ाम की, जो बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील परीक्षा है। लगातार 3 साल से जो है नीट की परीक्षा में धांधली हो रही है, पेपर लीक कराया जा रहा है। पेपर लीक हो नहीं रहा, पेपर लीक कराया जा रहा है। हम 2024 की बात करें तो पेपर लीक हुआ लेकिन परीक्षा रद्द नहीं की गई। सीबीआई को जांच दी गई, कमेटी भी बनी, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई। और बड़ी चिंता की बात है कि 90 दिन में जो है चार्जशीट तक जो है 2024 में नीट के एग्ज़ाम में 90 दिन तक चार्जशीट भी पेश नहीं कर पाई। हम बात करें नीट 2025 की तो 2025 में भी पेपर में धांधली हुई परंतु कोई जांच नहीं हुई। 2025 में हमने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है एमडी यूनिवर्सिटी के एक सेंटर आईएचटीएम में धांधली के आरोप लगाए, तथ्यों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, खुलासा किया। संदिग्ध लोग जो है एग्ज़ाम सेंटर में देखे गए, संदिग्ध लोगों की ड्यूटी लगाई गई। यहाँ तक कि बाहर के लोग, किसी ने अपनी धर्मपत्नी को जो है इन्विजिलेटर के तौर पर जो है ड्यूटी लगा रखी थी। यहाँ तक कि मोबाइल लेकर जो है परीक्षा केंद्र में लोग दिखे, परंतु कार्रवाई के नाम पर शून्य, कोई कार्रवाई नहीं हुई। और कहा गया कि 2025 में कोई परीक्षा धांधली नहीं हुई। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाए थे, प्रमाण जो है मीडिया के सामने रखे थे, जो है शिकायत तक की गई थी, परंतु जब 2026 के नीट की धांधली जो है उजागर हुई है तो उसके तार नीट 2025 से भी दोबारा जुड़े हैं। 2025 में राजस्थान के दिनेश व मांगीलाल जो है उन्होंने अपने 4 बच्चों का दाखिला जो है धांधली के माध्यम से कराया, जो कि 2026 की धांधली में जब गिरफ्तारियां हुई हैं तो ये चीज़ खुलकर सामने आई है कि 2025 में भी नीट की परीक्षा में धांधली हुई, 2025 में भी ये फर्जीवाड़ा जो है हुआ। हम 2026 की बात करें तो 2026 में पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द हुई, सीबीआई को जांच गई, परंतु न तो किसी मंत्री का कोई इस्तीफा हुआ, ना नीट के जो एनटीए के जो डायरेक्टर हैं, जिनकी जिम्मेदारी और जवाबदेही थी इन सभी परीक्षाओं की, उन पर अब तक कोई कार्रवाई की गई है। मैं बात करूं भारतीय जनता पार्टी की
तो ये बड़ा ही चिंताजनक है कि नीट की इन धांधलियों के तार भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। मैं तथ्यों के साथ, पुख्ता प्रमाणों के साथ जो है बड़े दावे से ये बात जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ। और 15 लाख रुपए से जो है पेपर की खरीद शुरू हुई थी, जो 6-6 हज़ार रुपये में नीट 2026 का पेपर जो है कौड़ियों के भाव में बिका है। और इसमें राजस्थान के जो 2025 के जो 2 व्यक्ति थे, दिनेश और मांगीलाल, जिनके 4 बच्चों का दाखिला 2025 में नीट की धांधली में हुआ था, उन्हीं के दिनेश के बेटे ऋषि के लिए जो है यह पेपर दोबारा खरीदा जाता है। और मैं दिनेश की बात करूं तो दिनेश जो है, जो 2026 में दाखिले के लिए जो है धांधली में शामिल था, उसके 10वीं क्लास में 44% अंक और 12वीं कक्षा में 50.8% जो है अंक है, और ग्रेस मार्क्स देकर जो है इसने +2 पास की है, और इसके लिए भी पेपर खरीदा गया। इस परिवार के 4 बच्चों का 2025 में दाखिला हुआ, जो ये फर्जीवाड़ा उजागर होने के बाद अपने कॉलेजों से फरार हैं। जो है किसी कॉलेज में वो ना कक्षाएं लगाने आ रहे हैं, ना ही वो कहीं और नजर आ रहे हैं। अगर हम यहाँ मुख्य रूप से 2026 के परीक्षा घोटाले पर चर्चा करें, नीट पर, तो राजस्थान में दिनेश के बेटे के लिए जो पेपर खरीदा गया था, ऐसे व्यक्ति जो 44% अंक 10वीं क्लास में ले रहे हैं, 12वीं में ग्रेस मार्क से पास हो रहे हैं, उसकी डीएमसी भी मेरे पास है, क्या वो एक अच्छा डॉक्टर बन पाएगा? क्या इस तरीके से जो है डॉक्टर्स भारत में बनेंगे? इस पूरे मामले में जो चिंता की बात है वो ये है कि सीकर थाने में एक शिक्षक शशिकांत सुथार इस मामले की शिकायत लेकर जाता है कि एक पेपर जो है वो सर्कुलेट हुआ है, बेचा गया है, गली गली नुक्कड़ नुक्कड़, यहाँ तक कि सैलून पर, ब्यूटी पार्लर पर भी पेपर बिका है। ये इससे बड़ी चिंता की बात और शर्म की बात नहीं हो सकती भाजपा सरकार के लिए भी, एनटीए के लिए भी, और उन प्रदेशों की सरकारों के लिए भी जहाँ से ये पेपर लीक शुरू हुआ और जहाँ पर जाकर जो है ये मंडियाँ जो है लगी। इसमें शशिकांत सुधार जी ने सीकर के एक थाने में शिकायत दी, परंतु वहाँ पर उसको भगा दिया गया, ये कहकर कि आप जो है नीट के पेपर को बदनाम ना करें। जब एनटीए को शिकायत गई पुख्ता प्रमाणों के साथ, तो जांच शुरू हुई, तो चौंकाने वाले जो है खुलासे उसमें आए। जो पेपर बनाने की जिम्मेवारी, पेपर सेटिंग की जिम्मेवारी जिन शिक्षकों की थी, उन्होंने ही इस पेपर को सबसे पहले लीक किया। 70 से 75 बच्चों का एक गारंटी बैच जो है महाराष्ट्र में नासिक से जो पेपर आउट हुआ था, वहाँ से पेपर आउट होने के बाद एक गारंटी बैच जो है वो शुरू किया गया, जिसमें मुख्य रूप से आरोपी मनीषा गुरुनाथ और पीवी कुलकर्णी जो कि पेपर बना रहे थे। और आप अचरज में होंगे ये जानकर कि ये प्राइवेट शिक्षक थे जिनकी जिम्मेवारी नीट की इतनी महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए पेपर सेटिंग की, पेपर बनाने की थी। इन्होंने गारंटी बैच शुरू किया 70 से 75 बच्चों का, और उनसे 3 से 5 लाख रुपए पर स्टूडेंट लेकर कोचिंग दी गई, और वो पेपर जो है उन बच्चों को याद कराया गया ताकि धांधली करके उनके दाखिले कराए जा सके। यहां तक कि सैलून चलाने वाली एक महिला भी इस फर्जीवाड़े में शामिल पाई गई है, जिसके संबंध एनटीए के उच्च अधिकारियों के साथ थे। अब ब्यूटी पार्लर पर, सैलून पर या मिस्त्री की गैराज पर जब नीट का पेपर बिकने लग जाएगा तो कैसे डॉक्टर पैदा होंगे, आप इस बात का अंदाज़ा बखूबी लगा सकते हैं। हम मीडिया के माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि जो है नीट 2024, 25 और 26 तीनों साल की जो परीक्षा है उसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सीटिंग जज जो है उनकी निगरानी में न्यायिक जांच हो, और पेपर लीक
करने वालों पर देशद्रोह का मुकदमा भी दर्ज किया जाए, क्योंकि इससे बड़ा देशद्रोह हो नहीं सकता। जब इस तरीके से फर्जीवाड़े से जो है डॉक्टर बनेंगे तो ये देशद्रोह से कोई छोटा अपराध नहीं है। पेपर लीक के सभी केस जो हैं उनकी सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होनी चाहिए, और पेपर लीक के जितने भी आरोपी हैं, चाहे वो प्रांत स्तर पर हैं या राष्ट्रीय स्तर पर हैं या जिला स्तर पर हैं, सभी पेपर लीक गिरोह के आरोपियों की जो है संपत्ति की जांच जो है वो सीबीआई से, ईडी से या अन्य किसी एजेंसी से कराई जानी चाहिए। एनटीए के डायरेक्टर पर जो है मुकदमा दर्ज कराकर जो है उनको जांच में शामिल किया जाए। प्राइवेट शिक्षकों को पेपर बनाने की जिम्मेवारी किसकी सिफारिश पर दी गई थी, इसकी भी जांच होनी चाहिए और उन लोगों पर भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इस मामले में जब नीट 2026 की परीक्षा रद्द हुई है तो कई जो है छात्रों ने आत्महत्या की है। हम आपके चैनल के माध्यम से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं, आपके अखबारों के माध्यम से भी, कि जो है बच्चे जो है संयम ना खोएं। ये परीक्षाएं ही उनका भविष्य नहीं है, परंतु उन विद्यार्थियों की मौत के लिए जिम्मेवार जो भी लोग हैं, क्योंकि शिक्षा मंत्री से लेकर एनटीए के डायरेक्टर से लेकर ये सभी आरोपी जो है महाराष्ट्र से लेकर हरियाणा से लेकर राजस्थान तक, जहाँ जहाँ जो लोग इन्वॉल्व हैं उन पर जो है अबैटमेंट टू सुसाइड का मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए अन्य आरोपों के साथ साथ। ये हमारी मांग है और हम चाहते हैं कि शिक्षा मंत्री व एनटीए के डायरेक्टर को तुरंत प्रभाव से हटाया जाए, तभी ये जांच निष्पक्ष हो सकती है, तभी इस पर कोई कार्रवाई हो सकती है। एनटीए ने, क्योंकि हर गली हर नुक्कड़ पर यह पेपर बिक रहा था, यहां तक कि सैलून पर जो है पेपर जब बिकने लग जाए तो फिर यह स्वाभाविक था कि जब पूरे केवल महाराष्ट्र से शुरू होकर हरियाणा होते हुए राजस्थान तक जो है हजारों की संख्या में छात्रों ने जो है इस पेपर की धांधली को उजागर किया था, परंतु उनकी न कोई सुनने वाला था। जब पुख्ता प्रमाणों के साथ एक शिक्षक जो है थाने में गया तो थाने से भी उस शिक्षक को वहां से रफू चक्कर कर दिया गया। जब उसने पुख्ता प्रमाणों के साथ एनटीए के माध्यम से हुई तो जांच शुरू हुई। प्रारंभिक जांच में ही जब ये पता चला कि ये जो है पेपर जो है लाखों लोगों के पास पहुंच चुका है, तब जाकर जो है जांच शुरू हुई थी। जांच शुरू होने के बाद ही बड़े चौंकाने वाले खुलासे इसमें हुए हैं। आरोपियों की भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ फोटो भी आई हैं। कार्यक्रमों में जो भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल भी होते रहे हैं। और प्राइवेट शिक्षकों को किसने इतने महत्वपूर्ण एग्जाम की जिम्मेवारी दे दी, पेपर बनाने की जिम्मेवारी दे दी। पेपर बनाने वाले लोग पेपर आउट कर रहे हैं, गारंटी बैच चल रहे हैं। 1 महीने से जो है इस तरह की एक्टिविटी चल रही थी। जो है महाराष्ट्र के जो है डीजीपी क्या कर रहे थे, हरियाणा के डीजीपी क्या कर रहे थे, राजस्थान के डीजीपी क्या कर रहे थे, जब उनके स्टेटों से, उनके नाक के नीचे से जो है ये पेपर सर्कुलेट हुआ, ये पेपर बिका, खुली बोली जो है इन परीक्षाओं की लगी। बड़ा सवाल ये उठा कि आपने सवाल उठाया भारतीय जनता पार्टी के नेता, कौन नेता है वो, कौन से स्टेट का नेता है, क्या उनकी भूमिका है? सबसे पहले मैं धर्मेंद्र प्रधान का ही नाम लेना चाहूंगा। जो है एब्सोल्यूट लायबिलिटी जो है वो शिक्षा मंत्री की थी, एनटीए के डायरेक्टर की थी। उनकी जिम्मेवारी बनती थी कि वो इस परीक्षा को बखूबी अपनी जिम्मेवारी को निभाते हुए निष्पक्ष तरीके से कराएं। उन्होंने न केवल अपनी जिम्मेवारी निभाने में विफलता हासिल की, बल्कि उनकी पार्टी के लोगों और उनकी पार्टी के नेताओं के आरोपियों के साथ फोटो तक आए हैं। कोचिंग सेंटर चलाने वाले जो लोग हैं, जो राजस्थान में जो है जांच में जिनको शामिल किया गया है, जिनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं, उनके भी भारतीय जनता पार्टी राजस्थान और केंद्रीय नेतृत्व के साथ फोटो जो है वो आए हैं। और उनकी नज़दीकियां जो वो किसी से छुपी हुई नहीं है। और ये सिर्फ ये एनटीए का मामला नहीं है। हम हरियाणा प्रदेश की बात करें तो एचपीएससी में किस तरीके से हरियाणा के
जो है आवेदकों को, युवाओं को दरकिनार करके बाहर के लोगों को नौकरियों पर लगाया गया है। हरियाणा में एचपीएससी के चेयरमैन आलोक वर्मा जो है इसमें शामिल हैं। हरियाणा में 20 श्रेणी की जो है 70% नौकरियां प्रदेश से बाहर के लोगों को दी गई हैं, जहां उन प्रदेशों के लोगों को दी गई हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं आंकड़ा दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 70% नौकरियां बी कैटेगरी की जो है वो हरियाणा से बाहर के लोग हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिन प्रदेशों में, उन प्रदेशों से वो लोग आते हैं। हम हिंदी के असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट की बात करें तो 139 पोस्ट थी, जहां सिर्फ 60 पद भरे गए, जिसमें से 41 बाहरी लोग हैं। उन प्रदेशों के लोगों को लगाया गया है जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहले से है। हम मनोविज्ञान विषय की बात करें तो 85 पोस्ट हैं, उनमें से सिर्फ 3 पोस्ट भरी गई। ना एससी कैटेगरी से, ना डीएससी कैटेगरी से, ना बीसीए से, ना बीसीबी से, किसी श्रेणी से एक भी पोस्ट नहीं भरी गई। 85 में से सिर्फ 3 पोस्ट। हम असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की बात करें तो 49 पोस्ट थी, 49, उसमें से 28 व्यक्ति बाहर के लगाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिन राज्यों में थी उनके 28 व्यक्ति लगाए गए। हम तकनीकी शिक्षा की बात करें तो 153 पोस्ट थी। तकनीकी शिक्षा विभाग में 153 वैकेंसी निकाली गई, जिसमें से 106 व्यक्ति बाहर के लगाए गए हैं। एचसीएस की बात करें जो हरियाणा प्रदेश के लिए सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा है, भविष्य में हरियाणा प्रदेश को इन अधिकारियों को चलाना है, सेवा करनी है हरियाणा प्रदेश की, वहाँ पर 40% जो है बाहर के लोगों को लगाया गया है। चपरासी जो है उन पोस्टों पर तो हरियाणा के व्यक्ति लगे हुए हैं और अधिकारी हैं वो बाहर के लगाए गए हैं। जो हम अगर इंटरव्यू के मार्क्स देखें तो इंटरव्यू के मार्क्स में बाहरी व्यक्ति जो हैं उनको मैक्सिमम अंक दिए गए हैं, मैक्सिमम मार्क्स लगाए गए हैं इंटरव्यू में, और हरियाणा के जो मेरिट में जो योग्य युवा थे उनको कम अंक देकर जो है बाहर का रास्ता दिखाया गया। तो मेरी तो आपसे गुजारिश है कि इस मामले को उठाइए अखबार के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, क्योंकि ये सिर्फ एक मुद्दा नहीं है, ये हमारे नौजवान साथियों, हमारे बच्चों और हमारी अगली पीढ़ी के भविष्य का सवाल है। इन्हीं के साथ अगर आपके कोई सवाल हैं तो स्वागत है। एजुकेशन करेंगे या क्या पार्टी की तरफ से? हरियाणा से ग्रुप की वैकेंसी तो सारी हरियाणा से, और जो ए और बी पोस्ट है वो बाहर से। भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से ब्यूरोक्रेसी पर हरियाणा में कब्जा करना चाहती है, इसीलिए ये जो है नौकरियों में घोटाले का, स्कैम का एक नया तरीका है कि जैसे उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो या कोई भी अन्य प्रदेश हो जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन प्रदेशों के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को हरियाणा प्रदेश में पिछले दरवाजे से भर्ती कर दिया जाता है। क्योंकि अगर हरियाणा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्यक्ष नेताओं के बच्चों को लगाया जाएगा तो कहीं न कहीं आइडेंटिफाई होंगे और सवाल उठेंगे, परंतु पर्ची खर्ची की पोल तब खुल जाती है जब केवल उन्हीं राज्यों के, बाहरी राज्यों के युवाओं को हरियाणा में नौकरी दी जा रही है जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है वहां से एक भी युवा क्यों नहीं आया, ये बड़ा सवाल जो है खड़ा होता है। और 50% से ज्यादा भागीदारी और हिस्सेदारी जो हरियाणा से बाहर की है। पहले तो सिर्फ चुनाव में मुख्यमंत्री नायब सैनी जो है वो बिहार में जाते थे, बिहार का बेटा बन जाते थे, या बंगाल में जाते थे, बंगाल का बेटा बन जाते थे। अब पंजाब में चुनाव है तो पंजाब का बेटा बन गए, परंतु हरियाणा का बेटा कब बनेंगे? मैं तो ये सवाल आपके माध्यम से हरियाणा सरकार से भी पूछना चाहता हूं। प्रदीप जायसवाल पार्टी की तरफ से बिल्कुल उठाई है, लगातार हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं, हमारे साथी जो है वो इस मुद्दे को उठा रहे हैं। एमडीयू के साथी चंडीगढ़ जो है, पंचकुला जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, धरनों पर भी बैठे हैं, और लगातार जो है हम वहाँ समर्थन भी देते रहे हैं, हम उस मुद्दों को उठाते भी रहे हैं। और हमने तो सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया था कि हरियाणा के संसाधनों पर
हरियाणा में कारखाने लगते हैं, उद्योग लगते हैं, कंपनियां लगती हैं, फैक्ट्रियां लगती हैं, कुछ भी होता है। जब यहां पॉल्यूशन फैलता है, यहां के संसाधन प्रयोग किए जाते हैं, तो नौकरियों पर पहला हक हरियाणवी का होना चाहिए। ये बात उठाने वाले और ये कानून बनाने वाले सबसे पहले हम ही थे।